हर बच्चे को स्मार्टफोन क्लासेस के बहाने से ही मिलता है। घर जाके बच्चा बोलता है कुणाल सर ने बोला है कि एक स्मार्टफोन अच्छा सा खरीद लो, मैं आपको नोट्स और पीडीएफ उस पर भेजूंगा। कुणाल सर तो नोकिया 1100 का बहुत प्रमोशन करता है। मेरे बहुत सारे बच्चों के पास ये फोन है। तो देयर इज अ रूल के लेक्चर्स में फोन अलाउड नहीं है। यू हैव टू कीप इट इन अ बॉक्स विच इज इन माई ऑफिस। एकेडमी में स्कूल स्टूडेंट्स को भी यस, प्राइमरी सेक्शन जी उसको भी पढ़ाते हैं, क्योंकि बेस रहेगा तो आगे बच्चे जैसे ग्रो होंगे करके। बच्चों के बेस को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। टीचर्स को क्या होने चाहिए प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से उनके बच्चे तक एक अच्छी एजुकेशन पहुंच सके? टीचर में सबसे पहले एक पेशेंस होना चाहिए। अगर टीचर के पास पेशेंस है तो वो ही पेशेंस कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स में। ये यहाँ पे हम लोग पहले खुद पे पेशेंस रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट सेम नहीं रहते, सबका फोकस भी अलग अलग होता है, उनको अलग अलग एजुकेशन देनी पड़ती है, सबके फेसेस भी अलग होते हैं। वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है क्लासिक 24 यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा से ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी भी मिल सके। इसी कड़ी में आज यानी कि अप्रैल का महीना चल रहा है। हर कोई अब जानता है कि 10th एंड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब बच्चे, पेरेंट्स, गार्डियंस, हर कोई यही सोच रहा है कि अब आगे बच्चों का फ्यूचर क्या, कौन सा कोर्स उन्हें चुनना चाहिए, कौन से कोर्स में अच्छा फ्यूचर है। ये सब सवाल हर पेरेंट और हर गार्जियन के मन में इस वक्त चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बड़ी ही कम समय में यानी कि 5-6 सालों में स्टार्टअप से शुरुआत की। इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन 5 से 6 सालों में इन्होंने अपने कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की। एजुकेशन इंडस्ट्री में आज इनका बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है। इन्होंने रैंकर्स दिए दुनिया को। इनके बच्चे यानी कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज दुनिया भर में एम्प्लॉयड हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुणाल एकेडमी के फाउंडर, या फिर आप बोल सकते हैं जो इस वक्त पूरा कुणाल एकेडमी की बागडोर संभाल रहे हैं, कुणाल सर से, जो पर्सनली बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों की कोचिंग पर भी ध्यान देते हैं, और जितना मैं जानता हूं सर खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो समय नहीं लेते हैं सर, आपसे खुद जानना चाहेंगे हम। कुणाल एकेडमी आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है। जितना कि हम जानते हैं कि आपके जेडब्ल्यू रैंकर्स हो चुके हैं, एनईटी में आप बहुत अच्छे मुकाम पर बच्चों को पहुंचा चुके हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपने कुणाल एकेडमी की शुरुआत कहां से की, या ऐसा बोल सकूंगा इन शॉर्ट आप हमें स्टोरी बताइए कुणाल एकेडमी की। नमस्ते, थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन के लिए। पंकज सर, अगर बताऊं, कुणाल एकेडमी तो बेस तो 27 ईयर्स पहले ही पढ़ चुका था। मेरी मासी जो गीता मैम के नाम से फेमस हैं, उन्होंने होम ट्यूशन चालू किए थे। फिर वो बैटन उन्होंने मेरी मदर मिसेस सीमा, उनको पास किया सीमा ग्रुप ट्यूशन्स के साथ। ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो मैं साइंस और मैथ्स के सैटरडे संडे को लेक्चर्स लेता था। तभी ही मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था कि साइंस और मैथ्स में बच्चों के रिजल्ट काफ़ी ग्रो हो रहे थे। और जब मैं देखता था मेरी मासी, मेरी मम्मी जब हमारे घर पे ऐसे ट्यूशन्स चलते थे, तो मेरा एक अलग से पैशन था, एक बच्चों की तरफ अलग से लगन था, और एक बच्चों का भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था। उसी बीच में एक स्टूडेंट थी, उनकी पेरेंट मिसेस जया वाधवा और उनके हस्बैंड मिस्टर प्रकाश वाधवा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके बच्चे के रिजल्ट्स ग्रो हुए और हमने हाथ मिलाए और साथ में एन इनिशिएटिव बाय वाधवा कुणाल एकेडमी चालू हुई। 2018 6 को हमने ये क्लास चालू किया और आज 6 ईयर्स हो गए हैं, और हम लोग को आप सबके सपोर्ट की वजह से, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ट्रस्ट की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, मैं आपको यहाँ पर कट करना चाहूँगा। आप, जितना मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ, आप इंजीनियर हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। तो ऐसा क्या था मल्टीनेशनल कंपनी में, आपको क्या नहीं मिल रहा था जिसको आप छोड़कर उल्लासनगर वापस एक कोचिंग क्लासेस शुरू करने में आ गए? देखो, इंजीनियरिंग सबने की है, आज मैक्सिमम लोग इंजीनियर बन रहे हैं और बहुत अच्छी फील्ड है। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ ब्लूमिंग, एवरीबडी शुड गो इनटू इट। यू कैन से इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे बच्चों को पढ़ाने में एक अलग पैशन आ रहा था, एक अलग मज़ा आ रहा था। मैं इवन जॉब भी करता था, और जब मैं वापस आकर पढ़ाता था तो मैं कभी थकावट नहीं महसूस कर रहा था कि नहीं यार, ऐसा कोई फील्ड मुझे चाहिए थी जिसमें मैं कुछ अपने लिए करूं, मैं सेटिस्फाई रहूं। और इस सब में
इस सब में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। और बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, जैसे स्पेशली जहाँ हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा एक है कि एम और गोल बेस्ड कोचिंग नहीं है, रैट रेस लगी पड़ी है, सब आ रहे हैं, 100 200 बच्चे पढ़ रहे हैं एक जगह पे, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो एक कल्चर है ना, वो मुझे ब्रेक करना था, स्टीरियोटाइप था ना वो एक ब्रेक करना था मुझे। और इसलिए हम लोग ने जब हमने कोचिंग चालू की तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग ने ध्यान नहीं देके हमारे कुछ मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। उसमें थे पर्सनलाइज कोचिंग, बच्चे को टू एंड फ्रो करियर काउंसल करना, बच्चे का मोटिवेशन करना। आज बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे 1-on-1 बैठते हैं, जब वो डाउन होते हैं एकेडमिकली, ये सर नहीं हो रही पढ़ाई, तो क्या हुआ, डाउन फेस सब में आता है। वही हमारा काम है। देखिए, पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन उसके साथ बच्चे के ऊपर मेहनत होना बहुत जरूरी है। जब ये कॉम्बिनेशन सही बैठता है, जब एक कोई गाइड या कोई मेंटर इंटरेस्ट के साथ, बिना अपना इंटरेस्ट लगाए, भाई मुझे सिर्फ पैसे कमाने, छोड़ के जब पढ़ाएगा ना, तभी ही ये प्रोफेशन सक्सेस हो सकता है, वरना ये सिर्फ एक बिजनेस है। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या मैं बोल सकता हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है कुणाल एकेडमी को लेकर। मैं उसके लिए जानना चाहूंगा ऐसे क्यों। आप 5 से 6 साल से साइंस कोचिंग में, मैंने आपका नाम जरूर सुना है, बेशक आप बहुत अच्छी मुकाम पर जा चुके हैं, आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रिजल्ट्स ला चुके हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या है जो उल्लासनगर के दूसरे क्लासेस में नहीं है, या फिर आज मुंबई ट्रैवल करना इज वेरी इजी, मुंबई में भी इतने अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, क्यों आपको ही हम चुने या हमारे उल्लासनगर के पेरेंट्स चुने? देखिए, मैं नहीं बोलता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, हाँ, हम बहुत सारी चीजें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूं, और शायद मेरी मेहनत एज ए कॉन्फिडेंस बाहर आ रही है, और वो मेहनत मेरी रिजल्ट दिखा रही है। कंटिन्यू 2 साल में मैंने जेई फर्स्ट किया है। मेरे बच्चे आज आप अगर उल्लासनगर में देखेंगे तो सिंधी कोटा कॉलेजेस के अलावा हम और कोई कॉलेज की बात ही नहीं करते। पर क्यों नहीं करते? ये विजन क्यों नहीं दिखाया जा रहा है उल्लासनगर के बच्चों को? एक सेकंड मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सिंधी कोटा कॉलेजेस यानी आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, राइट। एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं एज एन इंजीनियरिंग। हाँ, मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा। हम ये दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि मैं खुद इंजीनियर हूँ एंड वी स्टडीड इन थदोमल। तो ये सर जो अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये ऐसा है कि जब भी आप 12th साइंस करते हैं, साइंस के बाद जब आप इस जर्नी में जाते हैं टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, तो आपको मुंबई के 2-3 टॉप कॉलेजेस के बारे में ही बताया जाता है, जो नाम सबको पता है, जहां पर सिंधी कोटा में आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाती है। तो सर उसी बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट सिंधी कोटा के अलावा भी जगहों पर पहुंच चुके हैं? राइट, पहुंचे हैं। आप कॉलेज के नाम सर्च कीजिए, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर लीजिए, डीजे सांघवी कर लीजिए, डीवाई पाटिल कॉलेज कर लीजिए, आप बॉम्बे वेटनरी कॉलेज देख लीजिए। आप ये छोड़िए, आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, आप रशिया में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक विजन एक्सपांशन की जरूरत है उल्लासनगर को। आज जो हम दे रहे हैं ना, वो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में डेवलप नहीं कर रहे हैं, पर्सनैलिटी में भी डेवलप कर रहे हैं, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं हम बच्चों का। हम बच्चों को आगे की जर्नी है, आपने बताया आप इंजीनियर है, वॉज दोस 4 years वेरी इजी? आपको भी लगता होगा यार हर स्टेप पे कोई गाइड चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि 11th-12th में अगर आपको फ्यूचर दिखा दिया होता कि ये ऐसे 4 साल होने वाले हैं, यहाँ आपको करना पड़ेगा, मैथ्स में अभी ये चैप्टर्स कर लो, इंजीनियरिंग के 2 साल आपके शॉर्ट हो जाएंगे, ये हमको नहीं बताया था। इसकी गाइडेंस हमारे पास बहुत कम थी। ये गाइडेंस हम बच्चों को, वी हैव टू मेक श्योर स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर देयर फ्यूचर एंड नॉट ओनली इन द प्रेजेंट। ये कल्चर, ये विजन मुझे चेंज करना है यहाँ के। कुणाल सर, विजन मैंने जितना अभी तक आपका सुना, मुझे ऐसे पर्सनली लगा कि आपका विजन तो बहुत सही है, लेकिन एक जो डर बैठा हुआ है आज स्टूडेंट्स को 12th स्टैंडर्ड करने के बाद, स्टूडेंट्स को एक दिमाग में बहुत गहरा डर रहता है 10th स्टैंडर्ड के बाद जी। आप जितने भी स्टूडेंट से बात करो, साइंस जो है ना, वो एक डर के पीछे छुपा हुआ, मतलब स्टूडेंट्स डरते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, साइंस की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं है उनमें। आज अगर मैं एवरी ईयर, अगर आप मान लो 10 से 15 स्टूडेंट से भी पूछूंगा ना, उनमें से कोई एक मुश्किल आएगा जिसे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं साइंस में भी तरक्की करूंगा। हर कोई, उल्लासनगर की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, हर कोई साइंस से डर क्यों रहा है? ऐसा क्या है साइंस में? देखिए, एक्चुअली डरने की तो कोई बात नहीं है, ये पढ़ाई है, ये आपका फ्यूचर है। अच्छा,
बच्चों को या पेरेंट्स को आजकल रेडी टू ईट चाहिए। 2 मिनट नूडल्स, मैगी थोड़ी है, ठीक है, या आपने गर्म पानी डाला और आपकी डिश बन गई। देखिए सर, आप कॉमर्स लीजिए, आप साइंस लीजिए, एक सबसे बड़ी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा उल्लासनगर में कि बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने सुना है कि सर 11th हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, पढ़ाई 12th में करेंगे। आप बताइए सर, बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर नहीं रहेगा तो सेकंड फ्लोर कैसे बनेगा? आप जब बच्चे का बेस 11th स्टैंडर्ड से क्लियर नहीं करोगे तो आप कॉमर्स लीजिए, आप साइंस लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए, आप डिप्लोमा लीजिए, आपका आगे फ्यूचर टफ जाने वाला है। जो आप बात कर रहे हैं साइंस से बच्चे डर रहे हैं, तो देखिए प्रेशर तो है, मैं नहीं बोलूंगा कि इजी है, पर उसको मैनेज करके देना वो हमारा काम है, वो हम एजुकेटर्स का काम है कि बच्चों को वो बराबर से प्लान। अब हम क्लासेस में प्लानर्स देते हैं बच्चों को, वीकली प्लानर्स मिलते हैं उनको हर हफ्ते में। जैसे आप एक कैलेंडर बनाते हैं, आप अगर एमएनसी में हम काम करते थे तो हमको मंथली कैलेंडर मिलता था कि ये दिन में ये करना है, ये दिन में छुट्टी है, ये दिन में ये करना है, ये दिन में डेडलाइन है हमारी। ये डेडलाइंस के साथ हम काम करते हैं बच्चों के साथ, और वो छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। आप अगर क्रिकेट भी देखें तो व्हेन यू आर चेजिंग अ बिग टारगेट, सो वर्ड्स फ्रॉम सचिन एंड द्रविड़, दे से दे डोंट लुक टू 300, दे लुक कि हम पहले 30 रन बनाएंगे, फिर 30 रन बनाएंगे और फिर 30 रन बनाएंगे। तो पहले 3 चैप्टर पूरे करेंगे, इनको अच्छे से करेंगे, फिर 3 चैप्टर करेंगे और फिर 3 चैप्टर करेंगे। एक प्लानिंग जरूरी है। अगर ये प्लान के साथ गए तो जो आप बोल रहे हो कि डिफिकल्ट है, इजी है, वो आपका मैनेज हो जाए। कुणाल सर, जहां पर साइंस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और लगभग हर कोई डरा हुआ रहता है। साइंस का सुन के ही हर कोई डरता है, स्टूडेंट में से भी, और शायद हमारे दर्शक भी इस चीज को एग्री करेंगे कि साइंस की चीज का एक फियर है। वहीं पर मैंने कुणाल एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स से बात की है जो मुझे ये बताते हैं कि कुणाल एकेडमी पर अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, अपार्ट फ्रॉम योर जो आपने अभी मुझे यूएसपीज बताई आपके, उसके अलावा आपके यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है। तो आपको नहीं लगता है ये एक्स्ट्रा क्रिकेट कंपटीशन या एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स कंपटीशन ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब तो मैं नहीं बोलूंगा। अभी वी ऑल सी कि वी ऑल नीड अ ब्रेक। अब बच्चे अगर दिन भर पढ़ेंगे, एक मोनोटोनस शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो सर लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। दे आर यंग किड्स, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, दे हैव फुल लाइफ उनके हेड। और हर एक के लाइफ में जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने आज चूज किया वो एक टेक्स्ट बुक थोड़ी है कि सिंपल और फॉलो होते जाएगा। सब में लोज एंड हाईज तो आएंगे ही आएंगे। ये जो हम करते हैं एनुअल डे, स्पोर्ट्स, पिकनिक, स्पोर्ट्स हमारा एक बहुत बड़ा ये है कि हम 7-8 डेज स्पोर्ट्स में देते हैं। वीकली भी हम काफी बार बच्चों को लेके जाते हैं। ये उनके डेली वीकली रूटीन से एक छोटा सा ब्रेक है सर, एक छोटा सा ब्रेक। आज हमको लंच ब्रेक मिलता है स्कूल में, क्यों मिलता है? पूरा स्कूल उल्टा आधा घंटा बच्चों को जल्दी घर भेज दें, क्यों देते हैं हमको लंच ब्रेक? पीटी पीरियड क्यों मिलता है हमको? स्पोर्ट्स पीरियड क्यों मिलता है हमको? वो ब्रेक देने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से बच्चों के ब्रेन में भी डेवलपमेंट्स आती हैं, रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेटजी फॉर्म करने आती है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, यू बिकम अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट। ऊपर से आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। समटाइम्स समबडी इज द कैप्टन, कोई मे बी टर्फ प्लान कर लेगा। तो छोटी छोटी चीजें ही। आज आप जब एमएनसी में आप बड़े होकर जॉब करते हैं तो मैनेजर क्या करता है? स्ट्रेटेजाइज तो करता है। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम 1 यू कैन अचीव 10। कुणाल सर, साइंस जो चीज है, क्योंकि हम लोग ने भी पढ़ी है और आप भी साइंस बैकग्राउंड से ही हो, तो मुझे एक चीज जो पर्सनली लगती है, शायद हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज एग्री करें, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। साइंस बैकग्राउंड में अक्सर, मतलब आई इवन से कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी ये कैरी फॉरवर्ड होता है। जो कॉन्सेप्ट्स आपके एकेडमिक्स में होते हैं ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही रह जाते हैं, बच्चों को वो कभी प्रैक्टिकली देखने नहीं मिलता है। अच्छा, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो हम केमिस्ट्री क्लास में होते थे, सो हमें बोला जाता था कि ये लिटमस पेपर टेस्ट है, ये चीज है, वो ये चीज है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाता था ये केमिकल और ये केमिकल आप अगर मिलाएंगे तो कुछ अलग रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। हमें उस टाइम पे तो नहीं पता था, और आज तक भी शायद नहीं समझ पाए हैं कि उस चीज का मतलब क्या था, वो क्यों करवाया जाता था। अगर आप इतनी बातें बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि आप कुछ इंडस्ट्री को बदलने निकले हैं, आप विजन अच्छा रख रहे हैं, तो इस चीज पर आप कैसे एक्ट कर रहे हैं? जैसे आपने बोला कि आपने मेरे कुछ बच्चों से रिव्यू लिया था, आप कुछ और बच्चों से रिव्यू लीजिए और उनसे स्पेशली पूछिए कि जब आपके इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स होते हैं, तो वो लेक्चर्स खाली लेक्चर्स नहीं होते हैं,
कंसेप्ट बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड। यू सी और इंस्टाग्राम, वहाँ पे हमारे बहुत सारे डेमोज हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंसेप्ट डेली रूटीन में एक्सप्लेन किया जाए, हम क्लासेस पे बच्चों की बैग, बॉटल, कंपोस्ट बॉक्स और उनके पेपर्स और रजिस्टर्स से एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं बच्चों को, सो दैट वो कनेक्ट कर सके। देखिए, बुक में जो एक्सपेरिमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट्स हम सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक रेप्लिका, उनका डुप्लीकेशन, उनका एक छोटा मॉडल तो ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं। वो तो हम कर सकते हैं, सिखाते हैं। ऑफ कोर्स वी डू दिस, ऑफ कोर्स। उसके बिना सर कंसेप्ट होंगे कैसे? सर, रट्टा रटाया ज्ञान, दैट इज नॉट आवर मोटो। आवर मोटो इज के अगर मैं एक स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा हूँ, वो सेम चीज अगर वो अपने छोटे भाई को एक्सप्लेन कर सका, इसका मतलब उसने समझ लिया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज हम हमारे पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखते हैं। कुणाल सर, अभी आपने बात की आपके प्रैक्टिकल मेथड्स पर कि आप उनके कंपास, उनके बैग, इन सबको यूज करते हुए उन्हें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। अच्छा, इन बैग और कंपास के अलावा एक सबसे बड़ा हथियार होता है हर बच्चे के पास, अगर आप समझ चुके होंगे। हर बच्चे के पास अपना आज की डेट का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अच्छा, उस हथियार का आप क्या करते हैं? आज एक स्मार्टफोन हर बच्चे के लिए मैं बोल सकता हूं कि एक वरदान भी है और एक श्राप भी है। मतलब वो उस ही गैजेट को यूज करते हुए दुनिया की हर एक इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकता है और उसी गैजेट को यूज करते हुए गेमिंग, म्यूजिक, स्ट्रीमिंग, इन सारी चीजों में जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। आप अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, उल्लासनगर के सारे स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एग्जाम्स में या फिर कोचिंग के वक्त एवरीडे मोबाइल से कैसे दूर रहें, या मैं बोलूंगा अच्छा इस्तेमाल करें उसका? देखिए, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। और मेरे बच्चे अगर सुन रहे होंगे, मेरे पेरेंट्स अगर सुन रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि मैं इस मोबाइल की बात को लेके बहुत बहुत सीरियस हूं। मैं इस बात को लेके, सर, मोबाइल का यूज आप बंद नहीं कर पाओगे। इस जनरेशन में आप और हम भी आज मोबाइल डिपेंडेंट हैं। लेकिन सर, जो स्क्रीन टाइम होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्चुअल स्क्रीन टाइम, एक होता है प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। सर, मैं एक सेकंड सिर्फ बोलूंगा, जो पेरेंट्स हमारी ये बातें सुन रहे हैं, स्क्रीन टाइम एक अमाउंट होता है कि आपका बच्चा दिन में कितने घंटों तक, कितने मिनटों तक अपने फोन को यूज कर रहा है। उसे आप सेटिंग्स में भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली आप जाकर मेजर कर सकते हैं यहाँ के पूरे हफ्ते में मेरे बच्चे ने कितने आवर्स, कितने मिनट्स तक हमारे दिए गए मोबाइल फोन को यूज किया है। सॉरी इंटरप्ट सर, आप आगे नहीं, मैं बता देता हूँ कि आईफोन में सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम का डायरेक्ट ऑप्शन है और एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलता है। ओके, ये टिप्स जरूर सुनिए। आप ये ऐप्स डाउनलोड करके रखिए अपने बच्चे के स्मार्टफोन में और उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा आपके दिए गए स्मार्टफोन को कितने घंटों तक यूज करता है। देखिए, तो मैं बोल रहा था कि प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम और एक स्क्रीन टाइम होता है। अब प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम क्या है? देखिए, आपने फोन लिया, आपने उसमें आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप वहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, उस कंसेप्ट्स के 3D डायग्राम्स, उस कंसेप्ट्स के एनिमेटेड वीडियोस आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अब एवरी स्टूडेंट इज नाउ ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, और आप कितना भी कंट्रोल करो बंद नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वो उनका ब्रेक टाइम है, लेकिन आप उसको कट डाउन कर सकते हो 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स पर डे, 1 आवर तक भी चल जाएगा सर। आप एक दिन का शेड्यूल निकालेंगे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 1/3 ऑफ द डे बच्चे का स्क्रीन टाइम में गया है, जो आगे जाके स्क्रीन टाइम विल बी डिक्लेयर्ड एज ए डिजीज मेरे हिसाब से तो। और ये पेरेंट्स को बात समझनी चाहिए कि प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम क्या होता है। इसमें हमारी भी कुछ मिस्टेक्स हैं कि पीडीएफ भेज दिए व्हाट्सएप पे, डाउनलोड करके पढ़ लो, नोट्स व्हाट्सएप पे भेज दिए। अब बच्चा इधर व्हाट्सएप लेके बैठा है, मैं नोट्स देख रहा हूँ और नोट्स के नाम पे 2-2 किलोमीटर इंस्टाग्राम चल रहा है बैठ के। ओके, तो ये चीजें हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। बाकी इट इज अपॉन एवरी स्टूडेंट हाउ ऑनेस्ट ही इज टू हिज कोर्स विच ही हैज चूजन एंड हाउ ऑनेस्ट ही इज टू हिज पेरेंट्स। और अगर उसको मोबाइल पेरेंट्स ने आज 50,000, 40,000, 30,000 खर्चा किया है तो वो उसको वेस्ट कर रहा है या उसको यूज कर रहा है, वो देखिए बच्चा ही डिसाइड कर सकता है। हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते सर। सर, मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद, या ऐसे बोल सकते हैं 8th स्टैंडर्ड के बाद, हर बच्चे को स्मार्टफोन क्लासेस के बहाने से ही मिलता है। घर जाके बच्चा बोलता है मेरे सर ने बोला है, कुणाल सर ने बोला है कि एक स्मार्टफोन अच्छा सा खरीद लो, मैं आपको नोट्स और पीडीएफ उस पर भेजूंगा।
कुणाल सर तो नोकिया 1100 का बहुत प्रमोशन करता है, मेरे बहुत सारे बच्चों के पास ये फोन है। देखिए कोविड के बाद ये बहुत हो गया कि स्कूल्स और ये एक मजबूरी थी कि स्कूल्स और लेक्चर्स ऑनलाइन हो गए थे, तो एक स्मार्टफोन होना जरूरी था। लेकिन इसमें कैच है, एक स्मार्टफोन होना जरूरी था, बच्चे के पास स्मार्टफोन होना जरूरी था ये नहीं था। लेकिन ठीक है, अब आ गया है, अब आप वो छीन नहीं सकते। जैसे मैंने पहले बोला, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसमें आप लॉक लगा सकते हैं, पेरेंटियल लॉक्स आते हैं, हजारों चीजें मैं आपको दे दूंगा टिप्स, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देयर आर थिंग्स विच यू कैन अवॉइड ऑन दी स्मार्टफोन। मैं फिर बोलूंगा आप छीन तो नहीं सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिव यूज जरूर कर सकते हो उसका। आज और हम भी हमारे बिजनेसेस के लिए यूज कर रहे हैं ना ये फोन, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर स्मार्टफोन। और मैं अगर मेरे क्लासेस पे आते हैं तो देयर इज अ रूल के लेक्चर्स में फोन अलाउड नहीं है, यू हैव टू कीप इट इन अ बॉक्स विच इज इन माय ऑफिस। ओके, प्लस एक स्कीम चलती है हमारे इधर कि अगर आप अपना 8-10 दिन फोन जमा करेंगे तो उसके जगह पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्लास पे। अच्छा, कभी मेडल दिए जाते हैं, कभी कुछ मार्क्स में थोड़ी बेनिफिट्स की जाती है, बच्चों की टेस्ट में 2 मार्क ऐड करके दे दी। वो एक मोटिवेशन है और इससे बच्चों को समझ में आता है कि अगर 10 दिन फोन के बिना रहे तो लाइफ ज्यादा चेंज नहीं होगी। अब ये जो पॉइंट बताई ना आपके, यहाँ पर एक स्टार्टअप दिखता है मुझे, एक स्टार्टअप दिखता है जहां पर इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहां पर छोटी छोटी आइडियाज से बच्चों को आप साथ भी ले रहे हो, उन्हें रिवॉर्ड्स भी दे रहे हो, आप उनके ऐसे हैबिट्स को भी निकाल दे रहे हो जिनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो। तो डेफिनेटली अगर ये छोटी छोटी स्टेप्स करते रहेंगे तो सक्सेस मिलनी है। ऑफ कोर्स ये जरूरी है ना। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, इनोवेटिव तरीका अभी जस्ट हमने अभी सुना, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के। लेकिन कुणाल सर, एक साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में मैं आपसे पूछूंगा कि टेक्निकली आपके एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया है कि कुणाल एकेडमी पर आप वो जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्हें बोलते हैं पढ़ाई कीजिए। पता नहीं कोई ऐप है या आपका कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने सुना है कि उससे आप उनकी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ है? सर हम इंजीनियर्स हैं, बिना टेक्नोलॉजी के तो बिना रह नहीं पाएंगे। अब इंजीनियरिंग इज व्हाट टू अप्लाई टेक्नोलॉजी इन विचएवर फील्ड इट इज नॉट प्रेजेंट। अब कोचिंग में आज बहुत एडटेक आ गया है, लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हैं, यू कैन मेक इट वेरी सिंपल। अब हमारे पास क्या है, जैसे अभी हम लोग ने एक सिंपल सिस्टम बनाया हुआ है अटेंडेंस का। अटेंडेंस का सिंपल क्या है, आप क्लास पे आओ, पंच करो, पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप मैसेज चला गया, पेरेंट फ्री ऑफ माइंड हो गया कि भाई मेरा बच्चा क्लास पे पहुंच गया है। अब मैंने ये क्यों किया, एवरी डे आई यूज्ड टू गेट 50-60 कॉल्स, सर बच्चा पहुंचा, सर बच्चा निकला, हमारे स्टाफ को फोन आएंगे, तो सर मेरा कितना टाइम जाएगा। आप समझ सकते हैं, सही बात है। एक सिस्टम डेवलप कर लिया, सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में, बात खत्म हो गई। और अब जैसे आप जानते हैं कि 10th में एक्टिविटीज आती हैं बहुत ज्यादा, एग्जाम में एक्टिविटीज आती हैं। अब एक्टिविटीज का ना हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि मैंने जस्ट एक क्लिक किया और सारी एक्टिविटीज एक बार प्रिंट हो जाती है और बच्चों को चली जाती है। वो हम हार्ड कॉपी में देते हैं बच्चों को, सॉफ्ट कॉपी में नहीं देते। जहां जेईई और नीट की बात आती है तो हमारे पास एमसीक्यू सॉल्विंग के एप्स हैं। अब उस ऐप में क्या होता है कि आपने एक ऐप चालू किया, आपने टेस्ट दी। अब जनरली एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप एमएसटी सीटी का एग्जाम दीजिए या जेईई का एग्जाम दीजिए या नीट का एग्जाम दीजिए, एवरेज टाइम होता है 54 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। वो ऐप आपका एमसीक्यू सॉल्विंग का टाइम ट्रैक करता है, उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपने कितना टाइम एक एमसीक्यू पे वेस्ट किया है, या क्या उतना प्रोडक्टिव था कि मैं 2 मिनट देख के मेरा वो एमसीक्यू राइट गया है या रॉन्ग गया है, कितने रॉन्ग कितने राइट, उसका सोल्यूशन की एवरीथिंग इज देयर सर। तो ये मैंने इम्प्लाई किया है मेरे क्लास कोचिंग में। बहुत अच्छा लगा कि उल्लासनगर में रह के कुणाल एकेडमी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर दे रही है अब तक। सर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, वो 3 इडियट्स मूवी का मुझे डायलॉग याद आ जाता है कि बच्चों को ऐसे धक्का दिया जाता है, लिटरली धक्का दिया जाता है कि भागो, अब जिंदगी शुरू हुई है, ऐसे डराया जाता है अब आपको भागना होगा, रैट रेस है, भागो भागो भागो। बच्चे पहले ही टेंशन, अभी एग्जाम दिया नहीं है, लास्ट दिन हुआ नहीं है। मैंने लिटरली देखा था जिस दिन पर लास्ट एग्जाम था 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का, एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो गई। हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हैं, सो हमने फेसबुक इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई। लिटरली 2 दिन बाद से काउंसलिंग शुरू हो गई क्लासेस की। इवन कॉलेजेस के एडमिशंस के लिए मुंबई साइड भी था। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों का राइट टाइम क्या है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, व्हाट इज द राइट टाइम टू चूज अ करियर अहेड? इसका मैं आपको एक लंबी सांस लेके बताऊंगा, और इतनी लंबी सांस आप बच्चों को भी लेने दो। देखिए अभी 10th खत्म हुआ है, अब
पता नहीं कि, लेकिन 80% 10th के बच्चे दिसंबर से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट का 3 महीना वो सुना होगा कि 3 महीने पढ़ के 75 आई मेरी, वो हाँ, क्रैश कोर्सेज भी आते हैं। हाँ, अभी अभी बच्चे एक बोल सकते हैं कि एक बहुत हैवी स्केड्यूल से बाहर आए हैं। और सर आप करियर चूज कर रहे हो, करियर चूज करना मतलब ऐसा नहीं है कि बस 2 साल एक कोर्स किया है आपने। सर आपने जो 11th-12th पढ़ा, आप उसी में अपना ग्रेजुएशन करेंगे, उसी के ही आसपास आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसी के बेसिस पे आपको आपकी जॉब या बिजनेस मिलने वाला है आगे। बिल्कुल। सो सर आप करियर नहीं डिसाइड कर रहे हो, आप लाइफ डिसाइड कर रहे हो। और क्या आप चाहेंगे क्या कि मैंने अभी अपना एक स्कूलिंग का एक जर्नी खत्म किया और इमीडिएटली मैं अगले दिन अपनी लाइफ का डिसीजन ले लूं? ये बहुत रॉन्ग है, कल्चर ही रॉन्ग है। बच्चों को सांस लेने दो, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा टाइम मिले, पेरेंट्स थोड़ा सोचें कि क्या है कैसा है। बहुत सारी फील्ड्स एवेल्यूएट करने के लिए, सिर्फ एक नहीं होता कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसमें आरओआई कितना है। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज का उस केपेबल है या नहीं है। जो नहीं है उनके लिए तो पहले रास्ता ढूंढना है, जैसे फ्यूचर उनका सेट हो जाए। और जो है तो उनको और अच्छे ऑप्शंस देने हैं कि कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे, कैसे करना है, क्या करना है। सर बहुत सारी फैक्टर्स एवेल्यूएट करने पड़ते हैं। अब ये जो आप बता रहे हो, मैं भी इस फील्ड में हूँ, हमें मालूम पड़ता है कि अर्ली सेमिनार्स एंड ऑल ये सब चालू हैं। सर ये कस्टमर एक्विजिशन टेक्निक है, रादर देन इंटरेस्ट सेमिनार देना या काउंसिल करना नहीं है मेरे हिसाब से। हमारी काउंसलिंग थोड़ी लेट चालू करते हैं, हमारे लेक्चर्स थोड़े लेट चालू करते हैं। और सर अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे तो सब कुछ टाइम पे हो जाता है। बच्चों का पोर्शन पीछे नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मतलब कंक्लूजन में मैं ये अपना हमारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपको हरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड बोर्ड दिया है, वो ऑलरेडी एक बोलते हैं एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है, अभी उसे रिलैक्स होने दीजिए, उसे आराम से आगे की लाइफ के बारे में सोचने दीजिए। और एग्जाम देने के तुरंत ही बाद उसे मत रैट रेस में डालिए, आराम से सोचने दीजिए। और जैसे सर बता रहे हैं, आपको टाइम जरूर मिलेगा अच्छी लाइफ, अच्छा करियर चूज करने का। सर मैंने ऑलरेडी आपका काफी समय ले लिया है, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात चल रही है 10th और 12th स्टैंडर्ड बोर्ड की। तो अब जरूर अभी ही आपने जेई के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया होगा बच्चों को, तो आप बच्चों के लिए जेई जो है ना, जेई एक ऐसा पड़ाव रहता है। अगर आप कॉमर्स में देखो तो एक सीए, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड में देखो तो जेई और एनईटी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि सुन के थोड़ा ऐसे बच्चों को डर लग जाता है कि मेरा एग्जाम है, मेरा ट्रायल है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, मेरा क्या रिजल्ट्स आएंगी, और कंपटीशन में डर रहता है। आपके हिसाब से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो बच्चों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए एग्जाम के 15-20 दिन पहले से? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जेई और नीट 15-20 दिन पहले तो होता नहीं है। 15-20 दिन पहले तो खाली ये होता है कि हम ब्रश अप कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं उसके ऊपर। और अगर 15-20 जैसे अभी नीट हमारा 5 मई को है, और अभी MST-CT जो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, वो 2 मई से चालू होने वाला है। सर एक सेकंड में क्लैरिफिकेशन मांगूंगा आपसे, शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता हो, जेई एंड MHT-CT में डिफरेंस क्या है? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जेई जो एग्जाम है, जेई का एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, एक जेई मेंस, एक जेई एडवांस। जेई मेंस आपका क्वालिफिकेशन है फॉर एडवांस। अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई कर गए तो आपको जेई एडवांस देने का चांस मिलता है। एंड देन अगर आपका जेई एडवांस भी क्लियर है तो देन आपको IITs जो आपके फ्यूचर IITs जो आपको देखने हैं, जो आपने चूज करके रखे होंगे, उसमें एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ आप जेई मेंस क्वालिफाइड हैं और एडवांस क्वालिफाइड नहीं है तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, NIITs, इनमें एडमिशंस मिलती है। और मेरा एक और होता है कि जो जैसे हम उल्लासनगर में रहते हैं, हम MST-CT हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। आप VGTI कॉलेज ले लीजिए, सरदार पटेल ले लीजिए, DJ सांघवी ले लीजिए, सोमया ले लीजिए, DY पाटिल ले लीजिए, इवन विवेकानंद ले लीजिए, तदुमल ले लीजिए। ये सारे कॉलेजेस आपका MHT-CT स्कोर देख के ही आते हैं। आपको उसमें अगर एनरोल करना है तो यू नीड वेरी हाई एंड वेरी गुड MHT-CT स्कोर्स। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हमारी ये है, तो अभी जो 2 मई को, वो 2 मई से चालू होने वाली है PCM बैच के लिए। ओके, तो 2 मई उसका एग्जाम है। हाँ, ओके। तो उसके लिए प्रिपरेशन जैसे आपने बोला, तो एट प्रेजेंट आप मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो 10 साल पहले आए हुए हैं, लास्ट 2-3 साल वाले देखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट रेशो बहुत रेयर होता है।
सिर्फ क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगेगा कितने लेवल का क्वेश्चन है, क्या लेवल का क्वेश्चन है। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे गाइडेंस मिल जाएगी। मार्क्स करके एक ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज कर सकते हो। मैं बताना चाहूँगा आप सब व्यूअर्स को, तो आप वो एक देख सकते हो। देन बुक्स में देखना चाहें तो आप टारगेट पब्लिकेशंस, मार्वल पब्लिकेशंस, बढ़िया बुक्स हैं, यू कैन यूज देम। और नीट के लिए देन अभी तो आपको उतना टाइम नहीं है कि पढ़ सकते हो। गो थ्रू योर एनसीईआरटी वेरी थॉरली एंड गिव एज मेनी टेस्ट्स एज पॉसिबल टू इंक्रीज योर स्पीड। टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा रोल प्ले करता है इसमें? सर मेजर रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट और मेंटल प्रेशर। देखिए सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि पैनिक होने से आप अपने टाइम और मार्क्स ही लूज करेंगे। सो व्हाट अगर पहले के 4 क्वेश्चन नहीं आए तो पीछे और क्वेश्चंस हैं, यू कैन इजीली रिकवर। पैनिक में गलत आंसर करने से, नेगेटिव मार्किंग में चले जाने से अच्छा आप थोड़ा थॉटफुली, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए एंड टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एट अ टाइम। ज्यादा आप मत सोचिए, धीरे धीरे जाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है, मूव ऑन करना सीखिए, मूव ऑन करना सीखो, उस क्वेश्चन के आगे जाना सीखो। आगे ऐसे नहीं होना चाहिए कि आगे आपके क्वेश्चन ही छूट जाए, आप वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। यस, 100%। पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की प्रिपरेशन में? अपार्ट फ्रॉम एक बार उन्होंने कुणाल एकेडमी या फिर कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट चूज किया, उन्होंने ये विश्वास के साथ चूज किया कि अब कुणाल एकेडमी आगे टेक फॉरवर्ड करेंगे, वो उन्हें ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे। पेरेंट्स का रोल जो होता है इसके बाद कितना इंपॉर्टेंट होता है? सी पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस अमॉन्ग्स एंड अराउंड देम। उनका रोल तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक कोच का इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बच्चों के मॉरल सपोर्ट होते हैं। आज इतने सारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं कि वो खुद बच्चों के साथ बैठ के उनको पढ़ाते हैं। उनको मॉरल सपोर्ट देना, टाइम पे उठाना, खाना खिलाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक प्रेशर फ्री रखना, और आप गिन ही नहीं सकते कि पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आते हैं यानी कि उल्लासनगर में, उल्लासनगर में 80% ऑफ द पब्लिक इज आपका बिजनेस क्राउड। और मैं जितना समझ सकता हूँ कि बिजनेस क्राउड होने के बाद उनके कम नॉलेज है, पेरेंट्स को कम नॉलेज है कि हमारा बच्चा साइंस कर रहा है क्या। उन्हें सिर्फ एक विश्वास होता है कि कुणाल सर उन्हें गाइड कर देंगे। अब जिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि जेई है क्या, जिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि नीट क्या है, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, जिन्होंने पूरा विश्वास कुणाल सर पे रखा है या फिर किसी भी क्लासेस पे रखा है, वो क्या करे अपने बच्चों के लिए इन दिनों में, लास्ट के एग्जाम्स के दिनों में? बस उनको हमारे पास छोड़ दीजिए, हमारा 12 आवर प्लान ले लीजिए। ओके। हाँ, बच्चों को वहां बिठाएंगे, आप खाली उनको टाइम पे खाना प्रोवाइड कीजिए, बाकी वो टेंशन फ्री पे, बाकी टेंशन फ्री बैठे रहे। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी जो बाकी कोचिंग के बच्चे हैं, आई होप कि उनको भी अच्छा गाइडेंस मिल ही रहा होगा। और पेरेंट्स के लिए मैसेज एक ही है कि बच्चों को मॉरली सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करते रहें। ये प्रेशर टाइम है उनके लिए, काफी आपका सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उनके लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ कुणाल थेरानी सर फ्रॉम कुणाल एकेडमी, जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में, मैं कहूँगा 5 से 6 सालों में, इनकी हिस्ट्री है करीबन 27 सालों की। इन्होंने घर पर एक नॉर्मल ट्यूशन से, जो बोलते हैं ना घरों पर ट्यूशन्स होती हैं, वहां से शुरू करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि लास्ट 2 सालों से उल्लासनगर में जेई में ये नंबर 1 रह चुके हैं, यानी कि इनके स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक पर आ रहे हैं। जेई विच इज अ वेरी आपका नोन एग्जाम, इस मुकाम पर पहुंचे हैं कुणाल एकेडमी। और बहुत खुशी होती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स को देखते हुए, ऐसे स्टार्टअप्स को देखते हुए, जो हमारे लिए इंस्पायरिंग जर्नी भी है। हम आगे चलते हैं, हम आपको मिलाना चाहते हैं कुणाल एकेडमी के 2 और फैकल्टीज के साथ। कुणाल एकेडमी का नाम जब भी आता है तब 2 नाम मैंने हमेशा ऊपर देखे हैं, गीता मैम और सीमा मैम। मिलते हैं उनसे। कुणाल एकेडमी के कुणाल सर से मिलने के बाद इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कुणाल एकेडमी की नेक्स्ट फैकल्टी, कुणाल सर की मदर सीमा जी। सीमा मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस छोटे से इंटरव्यू सेशन में। आज हम ये मुलाकात आपसे इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जस्ट अभी 10th एंड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अपने एग्जाम्स दे चुके हैं। आगे की जर्नी, एजुकेशन इस वक्त हर किसी के दिमाग में है। सो पहले तो हमें कुणाल सर ने बताया कि आपका जो ब्रांड है या फिर कुणाल एकेडमी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में आपका फर्म है, वो 27 साल 27 ईयर्स से चलते आ रहा है। आपका रोल इसमें क्या है? आप कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं? जी सर, फर्स्ट तो आपका नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। आपने हमारा इंटरव्यू लिया उसका थैंक यू। नमस्ते। मेरा रोल यहाँ पे कुणाल एकेडमी में, मेरा सेक्शन है प्राइमरी सेक्शन, 5th to 8th स्टैंडर्ड, 9th 10th कॉम्बो है, 11th 12th साइंस एंड 11th 12th कॉमर्स। मेरा रोल यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन को अटेंड करना है, 5th to 8th एंड सो आप 9th कुणाल एकेडमी में स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते यस हैं? प्राइमरी सेक्शन जी, उसको भी पढ़ाते हैं क्योंकि बेस रहेगा तो आगे बच्चे जैसे ग्रो होंगे करके। बच्चों के बेस को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके। उसके बाद में जैसे आगे आगे बच्चे पढ़ेंगे तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि भाई यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है, अवेलेबल है। तो आगे हम लोग बच्चों को 10th 12th के लिए इसके लिए ग्रो कर सकेंगे। जब भी बच्चा बेस करेगा तो आगे आगे डेवलप होगा करके। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जब आपने शुरुआत की थी यहाँ पे 27 इयर्स बैक अगर मैं जाऊं तो जो स्कूल एजुकेशन थी वो सिर्फ स्टेट बोर्ड होता था, मतलब हमारी महाराष्ट्र का बोर्ड। आज की डेट में सीबीएसई भी आ चुका है एंड दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग। हर जगह पर मैं यही सुन रहा हूँ कि पेरेंट्स को ये सीबीएसई बोर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। उस कड़ी में, उस डायरेक्शन में कुणाल एकेडमी क्या कर रहा है? बोर्ड दोनों अच्छे हैं, दोनों सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए अभी हम लोगों ने अपनी टीम एक्सपांड की है, जो अभी हम लोगों को कुणाल एकेडमी में सीबीएसई बोर्ड के लिए और ग्रो किया जाता है। मतलब आपके यहाँ सीबीएसई बोर्ड भी शुरू किया है? सीबीएसई शुरू किया गया है करके। ओके। मैम सीमा मैम, आप क्योंकि स्कूल एजुकेशन में रह चुके हैं, आपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पूछूंगा वो पेरेंट्स को काफी अच्छा लगेगा और मैं बच्चों के लिए भी पूछना चाहता हूँ। 5th to 10th स्टैंडर्ड आपने कहा कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को। इस वक्त बच्चे एग्जाम लिख चुके हैं, लगभग सारे स्कूल्स के बच्चे एग्जाम्स लिख चुके हैं, उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, वेकेशंस शुरू हो चुके हैं। लेकिन एग्जाम का जो समय रहता है ना वो काफी डिफिकल्ट रहता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रेक लें, प्रेशर को कैसे हैंडल करें। पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स तो प्रेशर में उन्हें पूरा दिन फोर्स करते हैं पढ़ाई करें। इस कड़ी में आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? एग्जाम्स के पहले उन्हें कैसा अपना रूटीन होना चाहिए, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट तो बच्चे का हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चा प्रेशर में अपना खाना खाना ही भूल जाते हैं। सेकेंड थिंग रहती है टाइम मैनेजमेंट, अगेन वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और बच्चे को लेट नाइट तक अपनी स्टडीज़ में फोकस नहीं करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट रहता है। मॉर्निंग में बच्चा उठ के पढ़ेगा लिखेगा तो उनको एवरी स्टडी समझ में आती है। अगर मॉर्निंग में कॉलेजेस और स्कूल्स ऐसे ही नहीं खुलते हैं और टाइम हम लोगों को बच्चों को देना है उनके पर्सनल अटेंशन पे, उनके कंसेप्ट पे, वो सब क्लियर होंगे तो बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा। और स्ट्रेस नहीं लेके बच्चे को हम लोगों को उसको ध्यान देना चाहिए। और हर प्लान में हम लोग उनको साथ में बैठे हैं। लास्टली अगर आप हमारे साथ में सहयोग देंगे, आप हमारे पास टाइम और ट्रस्ट रखेंगे तो हम बच्चे की एजुकेशन को डेवलप करके आपको देंगे कर। थैंक यू। सीमा मैम, हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज हमें लगती है, हम थोड़ी देर पहले हमने मुलाकात की आपके बेटे से, कुणाल सर से। जी सर। अब मिल रहे हैं आपसे। आपने शुरुआत की, कुणाल सर ने उसे आगे ले लिया। जी जी। आज आपको कैसे लगता है इस मुकाम तक पहुंचते हुए, बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम एक पर्सनल ट्यूशन जो आप घर पर पढ़ाते थे और आज एक इंस्टीट्यूट लेवल पर जहां पर आप जेई टॉपर हैं पूरे उल्लासनगर में, आपको कैसे लगता है? जी सर, ये तो मेरे जो सीमा ग्रुप ट्यूशन था, कुणाल सर ने सपने पूरे होते हैं। ये मेरे बच्चे ने किया, बड़े बेटे कुणाल सर ने कुणाल एकेडमी चेंज करके जो स्टेट लेवल पे कुणाल एकेडमी काम करता है। आज जो ग्रुप ट्यूशन से क्लासेस पे हुआ है, एकेडमी चालू हुई है, तो उसके लिए सर की काफ़ी मेहनत है आगे, उसकी काफ़ी क्वालिटी है बच्चों की और पेरेंट्स का और बच्चों का ट्रस्ट है सर के ऊपर और हमारे ऊपर। तो बच्चे सपने पूरे करते हैं और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। तो मैं कुणाल एकेडमी के सर को, सर की टीम को, टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी और गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सीमा मैम। अब आगे चलते हैं और आपको मिलाते हैं गीता मैम से। नमस्ते गीता मैम। मैं आपको बता दूंगा कि कुणाल एकेडमी की फाउंडिंग मेंबर है। इन्होंने नींव रखी है, इन्होंने शुरुआत की है कुणाल एकेडमी की। आज जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 27 इयर्स हो चुके हैं कुणाल एकेडमी को। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आज है 2024, 27 इयर्स बैक जब आपने शुरुआत की तो कहाँ से शुरुआत की और उस समय में कैसे होती थी पढ़ाई आपके यहाँ पर? ट्यूशन आप कैसे लेते थे? जब 27 इयर्स पहले मैंने जर्नी स्टार्ट की तो वो मेरी जर्नी इजी नहीं थी।
मुझे कोई स्टूडेंट नहीं था, मुझे कोई पहचानता नहीं था। मेरे फैमिली मेंबर के जो स्टूडेंट थे हमारे घर में ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। 2 ही स्टूडेंट थे, यानी मेरे फैमिली में 2 ही थे जो पढ़ने वाले थे। फिर उनकी परसेंटेज देख के जो मेरे फैमिली के रिलेटिव्स थे, जो मेरे नेबर्स थे, उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास भेजने शुरू कर दिए। यहीं से मेरे जर्नी की स्टार्ट हो गई। आज तक 27 ईयर्स हो गए हैं। इस जर्नी के बीच में मुझे कुणाल सर मिले और उन्होंने 5-6 ईयर से कुणाल एकेडमी स्टार्ट की और वो जर्नी मेरी ट्रिपल हो गई, यानी मैं मल्टीपल भी बोल सकती हूँ उसको कि मेरी जर्नी बहुत ही फास्ट ट्रैक पे आ गई, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। यहाँ पे मेरे साथ कुणाल सर थे जो खुद इंजीनियर है आज, और उनका जो टेक्नोलॉजी था वो मेरे साथ, मेरे प्रिंसिपल्स के साथ मेरे साथ जुड़ गया। मैम, कुणाल सर ने आपको ज्वाइन किया है 5 से 6 साल पहले। Yes. मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, मैम कुणाल सर ने आपको ज्वाइन किया है पिछले 5 से 6 सालों में। Yes. और आपका एक्सपीरियंस है 27 इयर्स का। मैं देख सकता हूँ कि ये जो गाड़ी चल रही है कुणाल एकेडमी की, ये 2 अलग पहियों पर चल रही है। एक पहिया है आपका एक्सपीरियंस 27 सालों का, एक पहिया है फास्ट ट्रैक पर जो आज की डेट में यंग जनरेशन में है। एक स्टार्टअप फाउंडर बोल सकता हूँ मैं, ऐसे बोल सकता हूँ कि वो स्टार्टअप को आगे लेके जाने वाला कुणाल सर और आप दोनों सिस्टर्स का एक्सपीरियंस इन 27 सालों में जो यंग एंड आपका जो आपके कुणाल सर है यंग, और आपका एक्सपीरियंस, ये जो जोड़ी मुझे दिख रही है, आपको कैसे लग रहा है कि इस वक्त कुणाल एकेडमी में आप दोनों के रोल्स कैसे चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक्सपीरियंस जो होता है, तो सिर्फ मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि कुणाल यहाँ पे इन चीजों के लिए ऐसे करना चाहिए। उसमें कुणाल अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर वो आगे लेके जाती है स्टूडेंट्स को। अगर यहाँ पे कुछ मेरी गलती होती है या उनकी गलती होती है, हम लोग दोनों एक दूसरे को सॉर्ट आउट करके, लेकिन स्टूडेंट्स पे वो चीजें नहीं आने देते थे। मैम, कुणाल सर ने आपको ज्वाइन किया है 5 से 6 साल पहले। मैं इस कुणाल एकेडमी की गाड़ी को 2 पहियों में मतलब देख सकता हूँ। एक पहिया जो आपने चलाया है पिछले 27 ईयर्स से अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए, दूसरा पहिया कुणाल सर का जो यंग है, जिनके अंदर पैशन है, जिनको मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, और उनको साथ साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जिन्होंने दोनों को कंबाइन किया है। बीइंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री, आप जहाँ पर इतने सारे टीचर्स के साथ भी डील करते होंगे, आपके हिसाब से एक टीचर को माइंड में क्या होना चाहिए, या फिर एक टीचर को क्या होने चाहिए प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से उनके बच्चे तक एक अच्छी एजुकेशन पहुंच सके? टीचर में सबसे पहले एक पेशेंस होना चाहिए। अगर टीचर के पास पेशेंस है तो वो ही पेशेंस कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स में। ये यहाँ पे हम लोग पहले खुद पे पेशेंस रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट सेम नहीं रहते हैं, सबका फोकस भी अलग अलग होता है, उनको अलग अलग एजुकेशन देनी पड़ती है, सबके फेसेस भी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फेस मेरे से कंट्रोल होते हैं, कुछ फेस कुणाल सर से कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कंट्रोल करना है या उनके ऊपर अटैक करना है, नहीं। कुछ फेसेस को हम लोग कैसे डील करते हैं कि इस बच्चे को कैसे स्टडी चाहिए, तो हम लोग वो टाइप की देते हैं। यहाँ पे पर्सनल अटेंशन को ज्यादा मायने दिया गया है। यहाँ पे एक ही रूफ के नीचे हम लोगों के पास स्कूल एजुकेशन है, 5th to 10th है, कॉलेज एजुकेशन है, सिर्फ कॉमर्स नहीं, उसके साथ साइंस भी है। तो यहाँ पे हर एक को अपना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 9th का स्टूडेंट है तो उसके पास टीचर पर्सनल जाती है। देखिए, सब स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जो मेथड है वो अपना अपना होता है। हम लोगों को अलग अलग मेथड से जाना पड़ता है। कोई स्टूडेंट्स को इजीली आ जाता है, एक ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पर किसी को हम लोगों को घड़ी घड़ी रिपीट करना पड़ता है। तो इसमें रिपीट होने की वजह से हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है कि घड़ी घड़ी बता रहे हैं, नहीं बताना है। आप कितने भी टाइम हम लोगों से पूछो, पर्सनल पूछो, अलग से पूछो या ग्रुप पे पूछो, हम लोग सबको क्लियर करते हैं। चाहे कोई टीचर आती है हमारे क्लास में, वो भी ऐसे ही करती है कि उनको भी पर्सनल अटेंशन देती है। ऐसे नहीं बोलती कि मेरा लेक्चर सिस्टम है, एक टाइम बाउंड नहीं है। यहाँ पे आप कितनी देर भी बैठ सकते हो, कितनी क्वेश्चंस भी आप वापस से पूछ सकते हो, ये सब क्लियर। गीता मैम, सीमा मैम हमसे मिले, उन्होंने बताया कि 5th to 8th स्टैंडर्ड को पर्टिकुलरली वो फोकस करते हैं। कुणाल सर हमसे मिले, जिन्होंने बताया कि वो 11th 12th स्टैंडर्ड के साइंस को पर्टिकुलरली जेईई एंड एनईटी के लिए बच्चों को तैयार करवाते हैं। आपका क्या पर्टिकुलर फोर्टे है कुणाल एकेडमी में? यहाँ पे मेरा 9th 10th फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, ये दोनों में देखते हो। 11th और 12th कॉमर्स फैकल्टी,
पर पहले क्या होता है कि 9th 10th अगर बेस हम लोगों ने अच्छा किया है तो आगे 11th और 12th में हम लोगों को चाहे साइंस फैकल्टी हो चाहे कॉमर्स फैकल्टी हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर बेस एक बार मजबूत हो जाता है तो फिर बिल्डिंग का कोई डर नहीं रहता। बेहद और बहुत अच्छा भी लगा गीता मैम, हम आप तीनों से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज आपके प्रिंसिपल्स में ये बहुत क्लियर दिखाया गया है कि इतना अच्छी तरीके से हमें समझा कि आप तीनों ही फोकस्ड हैं हर बच्चे की तरफ। आज जहाँ पर हम देखते हैं हर एक क्लासेस में, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 100, 150, 200 बच्चे होते हैं एक बैच में, वहीं पर हमें कुणाल सर ने बताया कि आपके यहाँ पर 30-35 स्टूडेंट्स आप लेते हैं एक बैच में, और हर एक बच्चे को आप पर्सनली ध्यान देते हैं। और जैसा कि आपने भी अभी बताया कि जब आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव स्ट्रांग होगी तो बेशक आप बहुत ही अच्छे मुकाम तक करियर पर पहुंच सकेंगे। हम आप जैसी पर्सनालिटीज को, आप जैसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी महसूस होती है हमें भी, क्योंकि आपकी भी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने आपसे मुलाकात करवाई कुणाल एकेडमी से, जो बहुत ही अच्छी एजुकेशन लेवल पर उल्लासनगर के बच्चों को पहुंचा रहे हैं। हम इसी तरीके से आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन और बाइट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।